लखनऊ में रहने वाले 65 साल के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर अपना हाल बताते हुए मदद की गुहार लगाई। वो लिखते हैं, मेरा ऑक्सीजन लेवल है 52, अस्पताल और डॉक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अगले दिन वो ट्विटर पर जानकारी देते हैं कि उनके ऑक्सीजन का स्तर गिरकर 31 हो गया है। वो पूछते हैं, कोई मेरी मदद करेगा तो कब? उसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट सामने नहीं आता। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि अस्पताल में दाखिले और ऑक्सीजन हासिल करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और उस दिन उनकी सांसें थम गईं। सोशल मीडिया पर नजर डालें तो मदद की गुहार लगाते संदेशों की भरमार दिखती है। देश के तमाम अस्पतालों का हाल बुरा है। कतारें शमशानों और कब्रिस्तानों के बाहर भी दिखती हैं। यहाँ भी जगह कम पड़ने लगी है। अब सवाल है कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू क्यों हो गई? गलती कहाँ हुई? दुनिया जहान में इस हफ्ते इसी सवाल की पड़ताल। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, चुपके से वायरस का वार। मुझे अच्छी तरह याद है, ये 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे था। मैं भारत में मौजूद अपने दोस्तों की तस्वीरें देख रही थी। वो पार्टी कर रहे थे और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। मैं आगे की स्थिति के बारे में सोचकर फिक्रमंद हो उठी। ये है हमारी पहली एक्सपर्ट भ्रमर मुखर्जी। मिशिगन यूनिवर्सिटी में एपिडेमियोलॉजी की प्रोफेसर मुखर्जी मूल रूप से भारत की हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने फरवरी के मध्य में ही देश को अलर्ट किया था कि सभी को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। साल 2020 में जब इस महामारी की शुरुआत हुई, तब भ्रमर मुखर्जी और उनके सहकर्मियों ने एक ऐप तैयार किया। इसके जरिए वायरस की ट्रैकिंग की जा रही थी और पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बाद नए मामलों की संख्या इतनी तेजी से कम हुई कि लगा कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। भ्रमर कहती हैं कि वो सोच रही थी कि क्या इस ऐप को बंद कर देना चाहिए। तभी उन्हें लगा कि डेटा खतरे की वार्निंग दे रहा है। फरवरी के बीच में मुझे ग्राफ ऊपर जाता दिखा। मैं भारत में अपने सोशल सर्कल और दोस्तों के जरिए ये बात आगे तक पहुंचाना चाहती थी कि एक बड़ा उछाल आने जा रहा है। Even my parents did not feel any imminent threat of the virus. यहाँ तक कि मेरे माता पिता को नहीं लगा कि वायरस का खतरा करीब है और वो अपना टीकाकरण टालते रहे। तब मैंने जोर लगाया कि वो वैक्सीन ले लें। जो संख्या वो देख पा रही थी उसने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया और उन्होंने इसे लेकर आगाह करने में जोर लगा दिया। वो दावा करती हैं कि मार्च में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना अनुमान जाहिर किया था कि भारत में हर दिन 2000 लोगों की मौत हो सकती है। कुछ ही हफ्तों में नए मामलों की संख्या हैरान करने वाले अंदाज में बढ़ने लगी। इस वायरस के साथ खतरे की बात यही है कि शुरुआत में इसकी ज्यादा ग्रोथ होती नहीं दिखती। हर दिन थोड़ा फैलाव होता है। ये बहुत खामोशी से कदम आगे बढ़ाता है, उसके बाद फट पड़ता है। आपको खामोशी से आगे बढ़ती पदचाप को सुनना और पहचानना होगा। आपको डेटा से संकेत लेते हुए जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी कहती हैं कि उन्होंने जो मॉडल तैयार किया है वो बताता है कि विनाशकारी साबित हो रही दूसरी लहर के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। Then I think even with all of this confluence of factors, it's hard to explain. तमाम कारण सामने होने के बाद भी भारत में वायरस के कर्व में हमने जो उछाल देखा उसकी वजह को समझना मुश्किल है। ये आग की तरह फैल रहा है। मुझे लगता है कि ज्यादा संक्रामक नए वेरिएंट भी इस उछाल की एक वजह हो सकते हैं। ये एक तूफान सा है। भारत में हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत की संख्या का भी रिकॉर्ड बन रहा है। प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी कहती हैं कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वास्तविक संख्या उससे कहीं ज्यादा है। उनका कहना है कि खतरे की चेतावनी को अनसुना करना एक बड़ी गलती था। वो ये भी कहती हैं कि उन्हें जब लोग आकर ये कहते हैं कि आपकी आशंका सही साबित हुई तो वो दुखी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आप ये सोचकर सिस्टम को आगाह करते हैं कि लोग एक्शन लेंगे। पार्ट 2, स्वास्थ्य तंत्र का हाल।
just mind-boggling basically. All our ICUs. ये सिर चकराने वाली स्थिति है। फिलहाल हमारे सभी आईसीयू और कोविड आईसीयू पूरी तरह भरे हुए हैं। इसके बाद भी हमें लगातार फोन मिल रहे हैं और मरीजों को भर्ती करने के लिए कहा जा रहा है। बीते कुछ हफ्तों में स्थिति गंभीर रही है। ये है हमारी दूसरी एक्सपर्ट डॉक्टर शाश्वती सिन्हा। वो कोलकाता के एक अस्पताल में क्रिटिकल केयर विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हैं। वो कहती हैं कि ये जानकारी सबको थी कि सेकेंड वेव आएगी, लेकिन ये इस कदर जोर से झटका देगी, इस बात का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। बढ़ती मांग का मुकाबला करने के लिए अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर सिन्हा कहती हैं कि इस बार एक ही परिवार के अलग अलग पीढ़ियों के लोग भर्ती हो रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या अस्पतालों में सभी जरूरतमंद मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध हैं या नहीं। सवाल ये भी है कि अस्पतालों का स्टाफ कितना बोझ झेल सकता है। Nowadays, you don't even know when the day ends and the next day. इन दिनों आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कब एक दिन खत्म हो गया और दूसरा दिन हो गया। ये 24/7 यानी 7 दिन और 24 घंटे काम करने वाली स्थिति है। हम अभी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं। हमने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। हम भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत थक चुके हैं। डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि अभी उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में वो लोगों को ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत से जूझते देख रही हैं। The reports coming in from the other parts of the country, especially देश के दूसरे हिस्सों, खासकर दिल्ली से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत डराने वाली है। वहाँ पीक आ चुका है। ऐसा पूर्वानुमान है कि हम यहाँ आने वाले कुछ हफ्तों में पीक देख सकते हैं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे। भारत ने पिछले साल कोविड का मुकाबला बेहतर तरीके से किया, लेकिन इस बार जिन लोगों की जान बचाई जा सकती थी उनकी मौत हो रही है। उनकी राय है कि ऐसा हाल नहीं होना चाहिए था। कुछ महीनों पहले हम बड़े निश्चिंत से हो गए थे। जब केस कम हो गए तो लोग छुट्टियां बिताने जाने लगे। शादियों का मौसम आया तो शादियों में भीड़ दिखने लगी। वहाँ कोविड से बचाव के लिए तय तरीकों का पालन नहीं किया जा रहा था। लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। मेरी राय में हम यही कहीं गलती कर बैठे। जिस वक्त बीमारों और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक और सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के टीकाकरण अभियान ने सेकेंड वेव या दूसरी लहर पर लगाम क्यों नहीं लगाई। पार्ट 3, उम्मीद का टीका। हम में से ज्यादातर लोगों ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाई हुई थी। ये प्रोफेसर प्रशांत यादव है। वो वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट में सीनियर फेलो हैं। वो कहते हैं कि भारत के हक में 2 फायदेमंद बातें थी। भारत के पास एक तो बड़े पैमाने पर वैक्सीन उत्पादन की क्षमता है, दूसरी ओर भारत के पास टीकाकरण अभियान चलाने का अनुभव भी है। लेकिन अप्रैल के आखिर तक करीब 10% आबादी को ही टीके की पहली खुराक मिली और करीब 2% आबादी ही ऐसी थी जिसने दोनों टीके लगवाए थे। प्रोफेसर यादव कहते हैं कि भले ही भारत में हर बच्चे के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, लेकिन 1 अरब से ज्यादा कुल आबादी को टीके लगाना कहीं बड़ा काम था और इस चुनौती से तालमेल बैठाने में दिक्कत हुई। भारत में हर दिन जिन लोगों को टीके दिए जाते हैं उनकी संख्या करीब 20 या 25 लाख होती है और अगर भारत की पूरी आबादी को अगले 8 महीने के दौरान टीके लगाने हैं तो हर दिन दिए जाने वाले टीकों की संख्या 70 से 80 लाख या 1 करोड़ तक होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए बड़े ढांचे की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई की जरूरत होगी। ये एक जटिल मुद्दा है। वो कहते हैं कि अप्रैल की शुरुआत में देखने को मिला कि जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जहां टीके लगाए जा रहे थे वहां भी पहली और दूसरी खुराक के लिए समय देने में दिक्कतें आ रही थी। कुछ केंद्रों पर वैक्सीन थी ही नहीं। ये स्थिति तब है जब वैक्सीन उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत में कोविड वैक्सीन की करोड़ों खुराक तैयार हुई और उनका निर्यात भी किया गया। इसलिए वैक्सीन उत्पादन की क्षमता भारत के लिए दिक्कत का मामला नहीं हो सकती है। भारत ने कोवैक्सीन के नाम से अपनी वैक्सीन भी विकसित की। इसे बना रही कंपनी को बड़े पैमाने पर दूसरी वैक्सीन के उत्पादन का अनुभव है।
लेकिन कोवैक्सीन नई है और प्रोफेसर यादव कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि नई वैक्सीन की उत्पादन क्षमता भी पुरानी वैक्सीन के बराबर ही रहे। वो ये भी कहते हैं कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने को लेकर लगाए गए अनुमान भी कई बार सही साबित नहीं होते हैं। So I think the government of India has been in a mode where वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के साथ दूसरे उपाय जैसे कि मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी सावधानियां रखना जरूरी होगा। भारत स्थित सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। इसे जनवरी में करीब 1,10,00,000 वैक्सीन का शुरुआती ऑर्डर दिया गया। भारत के बाहर तैयार वैक्सीन को खरीदने के लिए सरकार ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। प्रोफेसर यादव कहते हैं कि वैक्सीन बनाने वाली सिर्फ 2 घरेलू कंपनियों पर भरोसे के मायने ये थे कि आबादी के मुताबिक जल्दी आपूर्ति होना मुमकिन नहीं था। प्रोफेसर यादव कहते हैं कि सरकार ने अब नियम बदले हैं। अब कंपनियां और राज्य सरकारें वैक्सीन का आयात कर सकती हैं, लेकिन अप्रैल महीने के आखिरी तक केंद्र सरकार ने बाहर से टीकों की खरीद के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया। वो ये भी कहते हैं कि अगर बाहर से तुरंत वैक्सीन आ भी गई तब भी नए मामलों के हालिया उछाल पर तुरंत रोक लगाना संभव नहीं होगा। अमेरिका जैसे देशों ने भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल देने की बात कही है। भारत के लिए बड़ी आबादी का तुरंत टीकाकरण मुमकिन नहीं है, तो दूसरे उपाय किए जाने चाहिए। So I think other measures such as मुझे लगता है कि भारत सरकार की मनोदशा ऐसी थी कि मानो उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता पर पूरा भरोसा हो। भारत को इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए मजबूत नेतृत्व और व्यापक प्रयास की जरूरत होगी। पार्ट 4 प्रभावी रोक। इस बात में कोई शक ही नहीं है, अगर आप दिल्ली आते हैं और किसी अस्पताल के बाहर खड़े हो जाते हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ कोई तंत्र नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं किसी को अस्पताल में दाखिल कराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने दाखिला मिल गया, लेकिन फिर उस व्यक्ति की हालत खराब हो रही थी और वहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर ही नहीं थे। ये हैं हमारे चौथे एक्सपर्ट सौतिक बिस्वास, दिल्ली में मौजूद बीबीसी संवाददाता। वो इसे भारत की आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बताते हैं। सरकार में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हालात को सकारात्मक पहलू की तरफ देखा जाए, लेकिन मुझे कोई उजला पक्ष दिखता ही नहीं। सही में कहा जाए तो पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो गया है। कुछ हफ्ते पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि महामारी के आखिरी दौर में हम हैं। फरवरी के आखिर में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव कराने का ऐलान किया। इन राज्यों में 18 करोड़ के ज्यादा वोटर हैं। सौतिक बिस्वास मार्च में कुछ रैलियों की कवरेज के लिए पश्चिम बंगाल गए थे। उन्होंने कार में बैठकर रिपोर्टिंग की। मैंने देखा कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। मैंने कोरोना के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि ये अब तक गांव में आया ही नहीं। कई जगह रैलियां में लाखों की संख्या में लोग आ रहे थे। आला नेता रैली संबोधित कर रहे थे। करीब करीब उसी दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच खेले गए। इन मैचों को देखने के लिए हजारों लोग आए। सौतिक कहते हैं उसके बाद कुंभ मेला शुरू हो गया। वहां 10 लाख लोग पहुंचे। कुंभ मेले की हिंदुओं के लिए बड़ी अहमियत है। इसका आयोजन 12 साल में एक बार होता है। सौतिक कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि गंगा में डुबकी लगाने से प्रतिरोधक क्षमता मिल जाएगी। ऐसे में कोरोना की वजह से जो भयावह स्थिति बनी है वो होनी ही थी, लेकिन मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना कितना सही है? सरकार निश्चित तौर पर ऐसे बयानों से बच सकती थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कामयाबी के साथ कोविड को खत्म कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता और धार्मिक आयोजन, क्रिकेट मैच और चुनाव आयोजन पर सख्ती की जाती तो स्थिति काफी हद तक काबू होती। इसी जगह सरकार की नाकामी उजागर होती है। सौतिक बिस्वास ये भी कहते हैं कि नेताओं के ढीले ढाले रवैये की वजह से भ्रम की स्थिति बनी। अलग अलग बयान आने लगे और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने। वो कहते हैं कि सरकार की बड़ी नाकामी ये रही कि उसे समझ नहीं आया कि ऐसी बीमारी सिर्फ एक लहर के बाद जाती नहीं है। बीते साल से कोई सबक नहीं लिया गया और जो कामयाबी हासिल हुई थी वो गंवा दी गई। अगर भारत में अब बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगाया जाता है और सख्ती की जाती है तो नए मामलों की संख्या घटेगी।
लेकिन अभी भारत मुश्किलों में घिरा हुआ है। वायरस बेकाबू है, स्वास्थ्य तंत्र चरमरा गया है, लोगों के अंतिम संस्कार के लिए अस्थायी जगह